नमस्कार मित्रों, आज सीधू ने सट में हमारे साथ चंडीगढ़ से अजय शुक्ल जी जुड़े हैं। और अजय जी आज जो बात करेंगे वो जिन राज्यों में चुनाव आ रहे हैं, पश्चिम बंगाल में, आसाम में, तमिलनाडु में, केरल में, और जहां जहां भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन की सरकार का वायदा करती है और मार्क्सवादियों से भी मिलीभगत रह के कांग्रेस को पराजित करने की कोशिश कर रही है, ये जब हम देखते हैं तो राहुल गांधी अब क्या कर रहे हैं इसके बारे में, और कांग्रेस की स्थिति इन राज्यों में क्या है जहां पर कांग्रेस शासन कर रही है, उन राज्यों की भी अजय जी बात करेंगे। अब तो 3 ही राज्य बचे हैं, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक। मीडिया में जो खबरें आती हैं, हम जब अजय जी से बात करते हैं तो मीडिया में कैसे प्लांट की जाती हैं खबरें, उसकी भी वो अक्सर बातें करते हैं। उत्तराखंड में अंकिता भंडारी की जो बात है वो आग की तरह फैली हुई है। वहां भाजपाई लोग इतने परेशान हैं और फिर भी चुनाव आयोग के साथ सहयोग करके, सेंट्रल एजेंसियों का दुरुपयोग करके भारतीय जनता पार्टी विजयी होने का दावा राज्य के बाद में हर राज्य में अपनी सरकार स्थापित करने का दावा कर रही है। तो ऐसे समय में अजय जी, देश में क्या हो रहा है आप बताएं। आपका सीधू ने सट में स्वागत है अजय जी। जी नमस्कार हरि भाई और सभी प्यारे दर्शकों को नमस्कार। मैं यदि चर्चा शुरू करूं तो उसमें सबसे पहले मैं शुरू करता हूं कि आज पूरी दुनिया में एक बयान की चर्चा है। हमारे प्रधानमंत्री स्वयंभू विश्वगुरु हैं। हमारे प्रधानमंत्री के भक्त गण तमाम सारे वो नरेंद्र मोदी को विश्वगुरु बताते हैं। जिसको जो मन करता है वो जाने कौन सा गुरु कहाँ का गुरु बनाते बनाते घूमते हैं। जब ये गुरु बनाते घूमते हैं तो अभी दावोस का सम्मेलन चल रहा है और उस सम्मेलन के दौरान जिस तरीके से कनाडा के प्राइम मिनिस्टर कार्नी ने और उसके अलावा फ्रांस के प्रेसिडेंट ने जिस तरह से भाषण दिया और जिस तरह से वैश्विक विषय पर जो बात रखी, वो आज पूरी दुनिया में चर्चा में है कि डोनाल्ड ट्रंप को उन्होंने दावोस सम्मेलन में सामने खड़े होकर के सुना दिया कि तुम असल में हो क्या और तुम क्या कर रहे हो और दुनिया में क्या नुकसान कर रहे हो। इसमें सबसे अहम ये है कि हमारा प्रधानमंत्री जो खुद को विश्वगुरु कहता है, उसके इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो इस सम्मेलन में चला जाए, इस डर से कि सामने डोनाल्ड ट्रंप होगा और उसके सामने वो कांपने लगेगा, डर जाएगा। चाइना होगा, उसके आगे वो कांपने लगेगा, डर जाएगा। और जो सबके गले पड़ने की आदत है वो यदि ज्यादा हुई तो वहां लताड़ा जाएगा। तो इसलिए डर के कारण वो गया नहीं और जो प्रतिनिधि उसने भेजे उनमें किसी में कोई बूता नहीं था। तो आज इसका इसलिए जिक्र कर रहा हूं और कार्नी का बयान चूंकि सुर्खियों में है इसलिए जिक्र कर रहा हूं कि वो विश्व जगत पर जो बोल रहे हैं, हम सुन के उस पर तालियां, पूरी दुनिया तालियां बजा रही। यही शायद यदि भारत करता और करना चाहिए था तो शायद हम सचमुच इस दिशा में बढ़ते कि हाँ विश्वगुरु कैसे हुआ जाता है। यदि शायद नेहरू हुए हुए होते, इंदिरा जी होती, राजीव जी होते, तो शायद हमें यह बयान भारत की तरफ से दिखाई देते। मैं ये क्यों कह रहा हूं? क्योंकि 20 साल पहले, आज नहीं 20 साल पहले, जो आज भारत के नेता प्रतिपक्ष हैं राहुल गांधी, वो कांग्रेस पार्टी के सांसद थे, यूथ थे, विदेश से पढ़ के आए थे और वो वैश्विक जगत पे बात करते थे। वो मैं सुनाना चाहूंगा। Is that the powerful country, the difference between a powerful country and a country that is not powerful
and does not have a similar impact on the world stage is that the powerful country thinks about how it will impact the world. The country that is not so powerful thinks about how the world will impact it. So, it does not matter which government runs this country. Many governments will run this country in the future, but it does matter how we think about our position in the world. What is important is that we stop worrying about how the world will impact us. We stop being scared about how the world will impact us, and we step out and worry about how we will impact the world. आप सोचिए, ये 20 साल पहले उस राहुल गांधी ने भारत की संसद में कहा था, जो भारत की संसद में उन्होंने 20 साल पहले कहा था, वो अब कनाडा का प्राइम मिनिस्टर दावोस सम्मेलन में कह रहा है और सुर्खियां बन रहा है, तालियां पीटी जा रही। लेकिन उस राहुल गांधी को इस देश ने पप्पू बना दिया था। यानी आप समझ लीजिए इस देश के लोग कितने समझदार हैं, कितने काबिल हैं। और उस व्यक्ति को जो झूठ, नफरत, फर्जी भाषण दे करके, ड्रामे करके, कपड़े बदल करके और खुद को विश्व गुरु बताता है, उसे वो विश्व गुरु कह के स्वीकारते हैं। तो यह इस बात का सबूत है कि विजन क्या होता है। वो विजन जो राहुल गांधी ने कहा, वो आज दुनिया के मंच पर वो शब्द गूंज रहे हैं, लेकिन वो गूंज भारत की तरफ से नहीं है, वह गूंज कनाडा की तरफ से है, वह गूंज फ्रांस की तरफ से है। तो दोनों भाषण सुन लीजिए साहब। संसद में दिया गया राहुल गांधी का यह भाषण 20 साल पहले, जब खुद कांग्रेस की ही सरकार होती थी, और वो संदेश दे रहे थे क्या होना चाहिए विदेश नीति। शायद यही वजह है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जो स्टैंड लिया था और उसके बाद में बराक ओबामा को कहना पड़ा था कि हम इनसे सीखते हैं। तो विश्व गुरु ये होता है, तो राहुल गांधी ये है। उस राहुल गांधी को आपने नहीं पहचाना, उसे पप्पू बनाया और आज देश गर्त में जा रहा है, देश बेइज्जत हो रहा है। और जब बेइज्जत हो रहा हो तो निश्चित रूप से बात करनी पड़ेगी। आज हो क्या रहा है, यूएस ने जिस तरह से 50% टैरिफ लगाया है, अभी तक तो लगा हुआ है, हट नहीं पाया है। बात बन जाए, बनेगी तभी जब पूरी तरह से झुक जाएगा। और वहां से संकेत भी आने लगे, वहां के वित्त मंत्री ने कह भी दिया है कि भारत लगातार झुक रहा है, उसने रसिया से तेल खरीदना बंद कर दिया है और चीजें कर दी है। सारी चीजों के सबूत सामने हैं। अमेरिका से हम महंगी चीजें लेने लग रहे हैं, सब कुछ करने लग रहे हैं। तो उस समय राहुल गांधी देश की उस वास्तविक स्थिति पर बात करते हैं। वो देश की मैन्युफैक्चरिंग जिस तरह से प्रभावित हुई है, जिस तरह से मेक इन इंडिया की बजाय असेंबल्ड इन इंडिया हो गया है, जिस तरह से भारत में रोजगार कम हो रहे हैं, दूसरे और संकट पैदा हो रहे हैं। आप अपने यहां ही सूरत में देख लीजिए, सूरत के व्यापारियों से बात करिए। वास्तव में भले वो नरेंद्र मोदी के डर में या दूसरी चीजों में जाकर के सच न बोले, लेकिन सत्यता वहां वो आपको बिना कैमरा के तो बता ही देते हैं ना। सही बात है, सही बात है। तो वो हालत है आज, डायमंड वाले भी। बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूं, जिन्होंने बड़ा पैसा भी दिया नरेंद्र मोदी को, तो आज वह स्थिति है। लेकिन उस पर राहुल गांधी विस्तृत बात करते हैं, लोगों की फैक्ट्रियों में जाके, दूसरे उसमें जाके, इंडस्ट्रीज के अंदर जाके, और उसको दिखाते हैं और बात करते हैं और आंकड़ों समेत बात करते हैं। आज वो जरूरत है। 4.5 करोड़ यूथ हमारे देश का आज बेरोजगार हो गया है, सिर्फ चंद दिनों के अमेरिका के टैरिफ के कारण। मैं अभी दक्षिण भारत की यात्रा पर था, कुछ हिस्सा मैंने तमिलनाडु का देखा, कुछ कर्नाटक का देखा, कुछ केरल का देखा।
वहां जो तमाम सारे कारोबार थे जिनके जरिए वो निर्यात करते थे और उसके बदले में उनको सब चीजें मिलती थी, आज वो कारोबार बिल्कुल प्रभावित है, चूंकि निर्यात नहीं हो रहा है उस ढंग से, तो उतना महंगा खरीदा नहीं जाएगा। तो ऐसी स्थिति में पूरा कारोबार ठप पड़ा था। जो बाहर जाता था वो जा नहीं पा रहा है। लोग अपने यहां से नौकरियों से निकाल रहे हैं। आईटी सेक्टर की हालत देखने वाली बन रही थी। बेंगलोर में मैंने देखा कि आईटी सेक्टर की क्या हालत है। मैसूर में इंफोसिस का सेंटर है, वहां पता किया, वहां पता चला किस तरह से हालत है। सैलरीज कट की जा रही, पहले बढ़ती थी अब कट की जा रही कि यदि इस पे करना है कर लो, नहीं तो ये भी फिर जाओ छुट्टी। उसी दौर में मैं जिस समय वहां था, राहुल गांधी आए और मैसूर के बाद में वो सीधे तमिलनाडु के थॉमस स्कूल गए थे और वहां पर उन्होंने यही बात की थी कि आईटी इंडस्ट्री के लिए कितना बड़ा खतरा पैदा हो गया है एआई से। यदि हमने अपने आप को अपग्रेड नहीं किया उस स्तर पे, तत्काल हमने कदम उठा के अपने आप को नहीं खड़ा किया, जिस पर भारत अभी तक कुछ नहीं कर रहा है, एक भी काम नहीं अब तक किया है भारत ने। सोचिए आप कितना बड़ा संकट आने वाला है। राहुल गांधी ने उसको लेके बताया। राहुल गांधी बार बार बताते हैं कि किस तरह से नरेंद्र मोदी ने भारत को क्या किस हालत में लाके दिया है। उन्होंने इसको लेके स्पष्ट कहा है, वी आर पेइंग अ हैवी प्राइस फॉर एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन। किस चीज का पॉल्यूशन नहीं है? आप देखिए, समाज प्रदूषित हो चुका है, हवा प्रदूषित हो चुकी है, पानी प्रदूषित हो चुका है। आप जगह जगह जाइए, आपको पानी की कहा जाता है बॉटल लीजिए। क्यों बॉटल लें भाई? हमारा संविधान कहता है कि शुद्ध जल और शुद्ध हवा, शुद्ध वातावरण देना सरकार का नैतिक दायित्व है, ड्यूटी है उसकी। और सरकार यदि वो ड्यूटी नहीं निभा पा रही है, यानी सरकार ही नहीं है, फेल है। क्योंकि ये उसे आपको मुफ्त उपलब्ध कराना, बेसिक सुविधाएं देना, ये उसकी जिम्मेदारी, इसी बात का तो टैक्स लेती है। वो आपको सुरक्षा नहीं दे पा रही है, आपको ये नहीं दे पा रही है, आपकी स्वतंत्रता सुनिश्चित नहीं कर पा रही है। जब कुछ नहीं कर पा रही तो क्या करेगी? तो राहुल गांधी उस पर बात करते हैं। राहुल गांधी बात करते हैं कि इस देश के लोकतंत्र को कैसे मारा जा रहा है, सुनियोजित तरह से, संगठित तरह से, रणनीतिक तरह से। और उसके लिए उसमें भाजपा आरएसएस का साझीदार बनता है भारत का चुनाव आयोग। और चुनाव आयोग ने जिस तरीके से एसआईआर के जरिए वोट काटने जोड़ने का जो काम किया है, वह लोकतंत्र की हत्या के अलावा और कुछ नहीं है। संविधान का सीधे सीधे हत्या की जा रही है, आत्मा की हत्या है। तो राहुल गांधी के अलावा और कौन लड़ रहा है जो पूरे देश के विषय पर लड़ रहा हो? वो सिर्फ एक क्षेत्र विशेष की बात नहीं करते हैं। आपके गुजरात की उन्होंने बात की और वहां के आनंद जिले में जिस तरीके से किया गया और लोगों के वोट काटे गए हैं, और जिस तरह से अचानक एकदम से आपत्तियां दे के, जब आपत्ति का टाइम निकल जाता है, ड्राफ्ट नोटिस वो लिस्ट जारी हो जाती है, उसके बाद नाम काटे जा रहे हैं। बीजेपी के लोग जिसे कहेंगे उसको कर दिया जाएगा। राहुल गांधी और उन्हीं की टीम बोलती है और बताती है किस तरह से बेटियों के सम्मान से खिलवाड़ हो रहा है। 5 साल में मध्य प्रदेश में 53,000 से ज्यादा लड़कियां, राउंड फिगर में कह सकते हैं 55,000 लड़कियां गायब हो गई हैं 5 साल में। 55,000 यानी हर साल कितनी लड़कियां गायब हो रही, किस तरह से इतनी लड़कियां गायब हो जा रही हैं, पता नहीं चल रहा है। और इसके बाद कोई बोलने वाला नहीं, कोई कहने वाला नहीं है। तो दलितों, पिछड़ों, वंचितों की लड़ाई आज कौन लड़ रहा है? उनके हक की लड़ाई कौन लड़ रहा है? सबसे आगे राहुल गांधी ही तो खड़े हैं, वही तो लड़ रहे हैं, वही तो बात कर रहे हैं
कि हर व्यक्ति को एक समानता का हक सुनिश्चित होना चाहिए। राहुल गांधी ही हैं जो गंगा जमुनी तहजीब को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। उसके लिए कह रहे हैं कि किस तरह से एक समृद्ध और गौरवशाली परंपरा को कायम किया जाए। वह परंपरा जो हमारी परंपरा है, आज की पुरानी है, सांस्कृतिक विरासत है हमारी, उस विरासत को नष्ट किया जा रहा है। आप देख ही रहे हैं मणिकर्णिका घाट पे सैकड़ों साल पुराने, हजारों साल पुराने जो काशी का कॉरिडोर बनाने के नाम पे जिस तरीके से किया गया, मुझे आज भी याद आता है मायावती की सरकार के दौरान ताज कॉरिडोर बनाने की बात आई थी, तो यही संघी पत्रकारों ने, वकीलों ने और अफसरों ने उसे, एक मेरे नामा राशि अजय शुक्ला है, उन्होंने लिखा, अफसर थे रेलवे सर्विसेज के, उन्होंने लिखा ताजमहल का टेंडर, एक नाटक लिख डाला। अजय अग्रवाल एक वकील थे वहीं के आगरा के, वो चले गए सुप्रीम कोर्ट कि अरे ये बड़ा अन्याय हो रहा है, ये हो जाएगा, रुकवा दिया। लेकिन नरेंद्र मोदी ने काशी कॉरिडोर के नाम पे वहां की सारी पुरातन संस्कृतियों को नष्ट कर दिया, खत्म कर दिया। उन्होंने अभी वृंदावन में जिस तरह से कृष्ण कॉरिडोर बनाने के नाम पे काम चल रहा है, वहां पर पुरातन चीजें नष्ट की जा रही हैं। ठीक है, बाहर से आने वालों को लगेगा पर्यटन जैसा, लेकिन वास्तव में भगवान पर्यटन के लिए नहीं होते हैं। ईश्वर जो होता है वो आपकी उस आत्मा में विराजता है, उस आत्मा को नष्ट किया जा रहा है। इसी तरीके से अयोध्या में हुआ है, अयोध्या का मूल चरित्र ही खत्म कर दिया गया है। तो आप बताइए ना, ये धर्म के हैं। और देश की बात कर लें तो जलियांवाला बाग देखा, आइए आके किसी वक्त आइए, विजिट कराऊं मैं आपको, दिखाऊं किस तरह से जलियांवाला बाग में जहां पे गोलियां धसी थी दीवारों में, सब कुछ कांग्रेस पार्टी ने किस तरह से सारे जितने घर के आसपास के घर के लोग थे उनको पैसा दे के, वो जमीनें खरीद के, घर खरीद के उसको संरक्षित किया था, मूल संरक्षित था। आज सिर्फ कार्टून में और फिल्म में आपको देखने को मिलेगा, बाकी ओरिजिनलिटी में खत्म कर दिया, उसमें सीनरी और वो बना दिया है, बस वही दिखाना है। अरे भाई, मूल तत्व तो खत्म कर दिया जाएगा। पुरोधाओं को, सुभाष चंद्र बोस जिनका नाम ले ले के बार बार जबरदस्ती की बात करते हैं, झूठ बोलते हैं, उन सुभाष चंद्र बोस के पड़पोते का नाम SIR में काट दिया जाता है, उनको बताइए नोटिस दिया जाता है। भारत के नोबलिस्ट, नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन का नाम काट दिया जाता है, उनको नोटिस दिया जाता है। अब आप सोचिए कहां लोकतंत्र बचा है इस तरह। तब आप गुजरात में बैठे हैं, मनरेगा महात्मा गांधी के नाम पर है, महात्मा गांधी को आपका राज्य कितने आदर्श के साथ लेता है, राष्ट्रपिता के तौर पे, और वो राष्ट्रपिता का नाम मिटाने के लिए इन्होंने वह कुकर्म किए। तो उसकी भी लड़ाई राहुल गांधी ही लड़ते हैं, और वो अपने कंधे पर कुदाल और सिर पर साफा बांध लेते हैं और मुरेठा बांध के वो उस लड़ाई का आगाज करते हैं और बताते हैं कि कैसे आप जो डरते हैं, एक नहीं होते हैं और ये सब होते हैं, उसी का नतीजा है कि ये लगातार इस तरह से करते आ रहे हैं। दिल्ली में जिस तरीके से पूरी दिल्ली को, आप देख लीजिए दिल्ली की हालत क्या हो गई। दिनों से कोई बरसात ही नहीं हुई है, उसके बावजूद ये देखिए, ये पानी सारा का सारा सीवर का पानी। दिल्ली देश की राजधानी का जब ये हाल हो तो आप किसी की बात क्या करेंगे। देश की राजधानी में ये हालत, जीना आपको। और ये लोग हैं जिन्होंने वोट दे के बीजेपी की सरकार बनवाई थी, वो बीजेपी की सरकार ये दे रही, तो इसकी लड़ाई कौन? राहुल गांधी लड़ते हैं, उनकी टीम लड़ती है। एक बच्ची नीट करना चाहती थी, डॉक्टर बनना चाहती थी, वो चाहती थी कि सरकार की जो गरीब बच्चों को नीट कराने और कोचिंग कराने की वो नियम है, कानून है, उस योजना के तहत उसे वो किया जाए। मध्य प्रदेश में वो उसको लेकर के रो रही थी, और जब रो रही थी तो वहां के मुख्यमंत्री ने उसको वह मौका नहीं दिया और उसकी बात तक नहीं सुनी। पुलिस वालों ने उसको धकेल दिया, पीट के भगा दिया। तो ऐसी स्थिति में आपको दिखाऊं
राहुल गांधी की टीम नीट पढ़ना है, कहाँ कोचिंग करना, देखो सबसे अच्छी कॉलेज कोचिंग में सबसे अच्छी कोचिंग कराऊंगा बस। हाँ। कितने पैसे लगेंगे? ये सर मुझे नहीं पता। तू रो मत, छोटी बहन है मेरी, मत रो, ठीक है? सर जी आप जब पहली बार बोल रहे तो नहीं नहीं नहीं, रो मत रो मत रो मत, अच्छा नहीं लगता, ठीक है? पापा मजदूरी करते हैं, खेती नहीं है। नहीं। क्या नाम है? मनीषा। मत रो, चल तेरी कोचिंग के पूरा में कर दे, ठीक है? देखो जहाँ पढ़ना है, हाँ। इंडिया के किसी कोने में, हाँ, इंदौर जाना, जहाँ जाना वहाँ करा दो। मनीषा मुझे कौन से गाँव की है? ये रहती है मुजफ्फराबाद में। अब रोएगी नहीं, ठीक है? मोबाइल नंबर है? मोबाइल लेस का नंबर। अब ये सोचिए, ये है कांग्रेस, ये राहुल गांधी की टीम है। तो उस गरीब बच्ची को कांग्रेस ने जिम्मेदारी ली। जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, गोलियां उधर से सीमा पार से आ रही थी, 22 बच्चे अनाथ हो गए जिनका कोई नहीं बचा। राहुल गांधी ने उनको गोद लिया, जो काम सरकार को करना चाहिए था। और राहुल गांधी ने जिम्मा उठाया कि उनके पोस्ट ग्रेजुएशन तक का सारा खर्चा वो उठाएंगे। रायबरेली में हो, अमेठी में हो, या देश के तमाम हिस्सों में आप देखिए, इंदौर के लोग भाजपा को वोट देते हैं, वहां सब कुछ भाजपा का है। वहां पर जहरीले पानी की सप्लाई हुई और वही भाजपा के वोटर उस जहरीले पानी में को पी के मर गए। 1, 2, 4, 10 नहीं, 2.5 दर्जन, अब तक 30 लोग मर चुके हैं। और 30 लोगों की मौत के बाद आप याद करिए, जब 24 मरे थे, राहुल गांधी वहां पहुंचे, उन सारे लोगों को 1-1 लाख रुपए का चेक एक सांत्वना मदद के लिए दिया, जबकि उनकी ये ड्यूटी नहीं है, ये काम सरकार का था। और उसके बाद में उन्होंने कहा आगे भी मदद जारी रहेगी, इसकी लड़ाई लड़ेंगे। अब आप सोचिए, मैं ये कहता हूं, कौन है देश में जो देश के एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक, कहीं पर भी हो, कश्मीर में हो, तमिलनाडु में हो, या कहीं पे भी कोई हो, हर दर्द में साझीदार बनने जाता हो। चाहे बिहार में हो, बिहार में वो पर्वत जो माउंटेन मैन मांझी के घर में घर नहीं था रहने के लिए, सालों साल वहां मांझी समुदाय की राजनीति करने वाले तक उनकी मदद करने को नहीं हुए। राहुल गांधी ने पक्का घर बनवा के खड़ा करा दिया। आप याद करिए, डिस्ट्रिक्ट फतेहपुर, वहां के बीजेपी का ही सब कुछ है, उसके बावजूद वहां के जो उस दलित युवक को पीट पीट के मार डाला गया था, उसके घर गए, उसकी बहन का ऑपरेशन होना था, राहुल गांधी ने अपने पैसे से वो उनका सबका ऑपरेशन कराया, सारी इलाज कराया, सब कुछ सुविधा दी, उनके परिवार को मदद करी। साहब क्या नहीं कर रहे हैं? जब सरकार नहीं है, कुछ नहीं है, तब वो शख्स ये कर रहा है। तो अब आप सोचिए, उस शख्स के बाद में, इसके बाद इसके देश के लोग, और जो लोग धर्म का नाम लेके सत्ता में आए थे, आज धर्म का कत्ल कर रहे हैं। तो लड़ाई कौन लड़ रही है? कांग्रेस। वो शंकराचार्य जो राहुल गांधी के लिए न जाने कितने अपशब्द बोला था, लेकिन राहुल गांधी ने उस पर दिल पर नहीं लिया, कहा ठीक है उनकी मर्जी है, वो कुछ भी कहें, उनका अधिकार है, वो बड़े हैं। लेकिन हमारा दायित्व है, यदि अन्याय होगा तो हमारी टीम जाएगी। उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष अजय राय को भेजा और पूरी उनकी मदद कराई है। उसके अलावा बाकी राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने, जो राष्ट्रीय प्रभारी हैं पवन खेड़ा, मीडिया प्रमुख है, उनको लगाया, उन्होंने इसको लेके आवाज बने। जब अदालतों में अन्याय हो रहा हो, संभल से लेके कहीं की बात हो, तो उसको लेके राहुल गांधी बोलते हैं। तो यानी हिंदू पर अन्याय हो, मुस्लिम पर अन्याय हो, सिख पर अन्याय हो, ईसाई पर अन्याय हो, दलित पर अन्याय हो, पिछड़े पर अन्याय हो, आदिवासी पर अन्याय हो, सवर्ण पर अन्याय हो, किसी पर भी हो,
जिन लड़कियों से रेप हुआ, याद करिए उन्नाव रेप वाले केस में राहुल गांधी के ही पास वो पहुंची, राहुल गांधी ने मिलने को बुलाया, उसकी पूरी मदद कराई, लीगल टीम अपनी लगाई और उसके पक्ष में आदेश आया। हमारा मरा हुआ समाज उस जिंदा व्यक्ति को गाली देता है और जो मरी हुई आत्मा के लोग हैं, जो इस देश को बर्बाद कर रहे हैं, इस देश की पूरी आत्मा को बर्बाद कर रहे हैं, इस देश का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं, उनकी जय जयकार करता है। और इसके बाद में जो विपक्ष के और तमाम नेताओं की यदि बात कर लीजिए तो आप बताइए, क्या ममता बनर्जी आज तक कभी कोई गुजरात में कोई घटना हुई बोली? चाहे मोरबी पुल हो, चाहे कोई भी घटना हुई हो, या जब बिहार में वोट काटे जा रहे थे तब क्या उनकी आवाज आ रही थी? नहीं आ रही थी। जब राहुल गांधी लड़ रहे थे हरियाणा में या महाराष्ट्र में या मध्य प्रदेश में, तो क्या वो उनकी आवाज दिखाई दे रही थी? नहीं दिखाई दे रही थी। क्या अरविंद केजरीवाल को कहीं दिखाई देता है? वो वहीं जाते हैं जहां वो कांग्रेस को नुकसान कर सकते हैं और तथाकथित सेकुलर बनने का ड्रामा करके किस तरह से करते हैं। तो ये सारे लोग सिर्फ अपने लिए जीते हैं, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे दूसरे और इस तरह के लोग हों, और अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए हर अत्याचार करते हैं। आप देख लीजिए, यदि भाजपा अखबारों को दबाती है, डराती है, तो अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब केसरी ग्रुप को पूरी तरीके से क्रश कर देने के लिए उनके यहां छापा मारा, सब कुछ किया। इसके पहले यहां का एक बड़ा पंजाबी अखबार है अजीत अखबार, उसके मालिक के ऊपर इसी तरीके से किया और उन्हें डराने की कोशिश की। ये काम कर रहे हैं। विपक्षी नेताओं पे एफआईआर दर्ज करना, विजिलेंस की जांच कराना और तमाम सारी चीजें करने का काम करते हैं। बताइए, आज तक इन्होंने किसी भाजपाई के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया हो? नहीं किया। तो मैं यही बता रहा हूं, ये सारे लोग हैं। क्या ममता बनर्जी ने शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज करके जेल डाला? नहीं डाला। लेकिन कांग्रेस के नेता को, जो जनता के लिए समर्पित था, उसे हरवाने के लिए भाजपा के एजेंडे के तहत गुजरात से पठान को ले जाते हैं, उसके सामने लड़ा के और उसको हरवाने का काम करते हैं। अब आप बताइए, उसी तरह केरल में देख लीजिए, केरल में मुख्यमंत्री है पिनराई विजयन, वो सिर्फ अपने लिए जी रहा है। उसने अडानी को तमाम सारे अपने यहां के काम सब अडानी को दे दिए हैं। जिस तरह से उसने अडानी को फैसिलिटेट किया है, उससे आप समझ सकते हैं। और अब जब वहां चुनाव की बारी आने वाली है तो वहां ये संदेश दिया जा रहा है, या तो हम जीतेंगे या बीजेपी को जिता दो, कांग्रेस को नहीं जीतने देना। और इसी कड़ी में उन्होंने तिरुवनंतपुरम की जो नगर निगम था, उस नगर निगम में उन्होंने यही साजिश रची, कहा हम हार रहे हैं तो कांग्रेस को मत जीतने दो, भाजपा को जिता दो। और उन्होंने भाजपा को वहां जितवाने का काम किया। तो अब आप इससे समझ लीजिए, इस तरह की साजिशें हो रही हैं। इसी पिनराई विजयन के आने के बाद ही वहां पर पहली बार भाजपा का विधायक बना, पहली बार भाजपा का सांसद बना। नहीं तो केरल ने कभी भी उनको नहीं जीतने दिया था। यह इनका चरित्र है। तो ऐसी स्थिति में राहुल गांधी बाहर भी लड़ रहे हैं, अंदर भी लड़ रहे हैं, इधर भी लड़ रहे हैं, उधर भी लड़ रहे हैं। हर मोर्चे पर एक ही लड़ रहा है, राहुल गांधी और उनकी कांग्रेस। कांग्रेस के सिवा हर कोई सिर्फ और सिर्फ अपनी स्वार्थ के लिए लड़ रहे हैं, अपनी सत्ता के लिए लड़ रहे हैं, अपने लिए लड़ रहे हैं। यह सत्य है जी। हाँ, मगर अजय जी इतना संघर्ष कर रहे हैं, मगर जिस प्रकार से वो सत्ता में नहीं आ पा रहे हैं राज्यों में, देश में, हालांकि मोदी को बहुमत नहीं मिला लोकसभा में, मगर तीसरी बार वो प्रधानमंत्री तो बन ही गए, तो वो आगे कब तक इंतजार करना पड़ेगा? जब तक इस देश की जनता मूर्ख बनी इसी तरीके से करती रहेगी, इस देश की जनता जब तक खड़ी नहीं होगी, आवाज नहीं बनेगी। देखिए, कोई लड़ाई तब जीती जाती है, लड़ाइयां जनता ही लड़ती है। लीडर उन्हें दिशा देता है।
चाहे कहीं दुनिया के इतिहास में देख लीजिए, लीडर आपके लिए सिंबॉलिक वो होता है। लड़ाई तो जनता ही लड़ती है, और यहां लड़ने की बात छोड़ दीजिए, बोलने की हिम्मत नहीं है। मरा हुआ समाज, मरा हुआ देश, डरा हुआ देश बन गया है। तो इसके लिए दोषी कौन है? यदि नहीं वो आ रहे हैं, सच नहीं जान पा रही है इस देश की जनता, जानना नहीं चाहती है, गलत चीजों में फंसी हुई है, मर रही है, लेकिन फिर भी उन्हीं का नाम ले रही है, तो साहब फिर तो ऐसी जनता को मरने देना चाहिए। ठीक है, राहुल गांधी अपना कर्म कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, करते रहेंगे। जब तक उनके अंदर दम है, जीवन है, वो लड़ते रहेंगे। गुलाम तो इस देश की जनता बनेगी, नुकसान तो उसी का होगा, मरेगी तो वही। बच्चे हमारे तबाह होंगे, भविष्य हमारा तबाह होगा, यही तो है सत्य। तो ये तो जनता को सोचना है। यदि एक मुश्त होकर जनता खड़ी हो जाएगी तो कोई माई का लाल नहीं है जो इन्हें उखाड़ के फेंक ना दे, भगा ना दे। सोचना इस देश की जनता को है। बताइए, शंकराचार्य पे हमला हो रहा है, कहां है हिंदू? मर गए हैं सब। आए सामने, लड़े, बोले, कहीं दिखाई, कितने दिखाई दे रहे हैं? उल्टा उन्हीं का विरोध करते दिखाई देते हैं, झूठ तो बोलते दिखाई देते हैं। वैयक्तिक लाभ ही लेना है इनको, तो यानी हमारी जनता को तो ऐसा ही हो रहा है। मतलब मैं तो सबसे बड़ी चीज कहता हूं, जो आदित्यनाथ की सरकार और उसका वो जो भगवा पहन के एक ड्रामा करता है, उस आदित्यनाथ का एक सच दिखाऊं। उसके गोरखनाथ मठ में ये देखिए, ये गोरखनाथ मठ का ट्विटर हैंडल से देख लीजिए, तारीख देखिए 2024 का, 2 अप्रैल 2024 को। ये देखिए, उस गोरखनाथ मठ में उन्हीं को श्री ज्योतिर्पीठ बद्रिकाश्रम हिमालय के पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज ने आज श्री गोरखनाथ मंदिर में शिव आरती, महायोगी गुरु श्री गोरखनाथ जी के दर्शन पूजन किए। साहब, यह अब आप बताइए, ये मैं नहीं कह रहा हूं, और वही आज कह रहे हैं सर्टिफिकेट दो। तब वो नहीं सर्टिफिकेट थे, अब सर्टिफिकेट चाहिए। मतलब अपने ही मठ पे, जिनको शंकराचार्य कहते हुए खुद उनका मठ वो कर रहा है, अभिनंदित कर रहा है, उनके गुरु जब ये नहीं बने थे शंकराचार्य, तब की बात है, जब वो दंडी स्वामी थे, उस समय गए थे, तो उनके गुरु झुक करके मिले और उनको किस तरह से आदर के साथ बैठाया था, उसकी फोटो और उसका वीडियो भी देखने वाला है। तो वो देखिए आप, तब लगेगा कि हाँ क्या होता है। आज ये इस तरह की कहानियां बताते हैं जब, तो अपने आप में लगता है कि आप कितना झूठ बोलते हैं और कैसे करते हैं। तो ये समझ लीजिए, शंकराचार्यों के सम्मान को, दंडी स्वामियों के सम्मान को इन्होंने नष्ट किया है। ये मंदिरों को तोड़ने का काम मलबे में फेंका गया। तो हमने पूछा कि भाई ये कौन कर रहा है, तो पता चला कि ये नरेंद्र मोदी और आदित्यनाथ योगी कर रहे हैं। तो अब आप सोचिए, ये मंदिर तोड़वा रहे हैं, ये वो करा रहे हैं, और इसके बाद में कह रहे हैं कि हम ऐसे नहीं, वैसे, वैसे नहीं, वैसे। तो ये हमें सोचना पड़ेगा, असली औरंगजेब ये हैं, असली जो है देश के अपराधी ये हैं। तो इनको लेकर के हमें सोचने की जरूरत है कि हम आखिर जा कहां रहे हैं और क्या कर रहे हैं। तो यह अपने आप में विषय है जी। आप अजय जी, आपने ये बातें यानी व्यापक स्वरूप से बताई, यानी पूरे देश की चिंताओं के विषय में, मगर चुनावों में भारतीय जनता पार्टी जीत जाती है। अब बिहार में तो जीती गई, पश्चिम बंगाल पर कब्जा जमाना है, तमिलनाडु पर कब्जा जमाना है, केरल पर कब्जा जमाना है। ये कैसे हो रहा है भाई? कैसे क्या हो रहा है? इस देश की जनता मक्कार है, मक्कार है। यदि मक्कार नहीं होती तो सच को सच कहती, गलत को गलत कहती। मोदी करेंगे तो वो रेप भी अच्छा है,
नहीं, मगर वो कोई रेप तो नहीं, रेप नहीं नहीं हो रहा नहीं है। हाँ। रेप ही हो रहा है, धर्म से रेप हो रहा है, न्याय से रेप हो रहा है, व्यवस्था से रेप हो रहा है, अर्थव्यवस्था से रेप हो रहा है, देश के समाज से रेप हो रहा है। किस चीज से रेप नहीं हो रहा? हर चीज से रेप हो रहा है। रुपया आज 92 के ऊपर पहुंच रहा है और नरेंद्र मोदी अब इज्जत नहीं गिर रही है, अब कोई बात नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी करेंगे तो साहब बहुत अच्छा कर रहे हैं, बाकी कोई करेगा तो कहेंगे कि नहीं ऐसे नहीं, ऐसे है, ये है। तो अब सबसे बड़ी चीज यही आ जाती है कि जब इस स्थिति में हो तो आप क्या कहेंगे? ये इनका चरित्र। तो सोचना तो आपको है कि साहब किस तरह से आप डिफाइन कर रहे हैं, कैसे बता रहे हैं। आप ये देखिए, जब आप इस चरित्र को नहीं समझ सकते हैं, इस बात को नहीं समझ सकते हैं, तो ठीक है, मरिए। फिर क्या कहा जा सकता है? मरना, मैंने जैसे आपसे कहा, ये देखिए वही आदित्यनाथ के गुरु, जिन्होंने गुरु बाप, जिन्हें अवैधनाथ, किस तरह से इन्हीं स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी को बैठाए हुए हैं। अभिमुक्तेश्वरानंद जी पूरे पांव रखे हुए बैठे हैं और वो नीचे करके झुक के बैठे हैं, उनको माला पहनाया हुआ है। तो ये आदित्यनाथ के चाचा थे और लेके आए थे। आदित्यनाथ ने कोई तपस्या नहीं की, योग नहीं किया। अजय सिंह वेस्ट वो आता है और उसे गद्दी दे दी जाती है। क्यों? ये परिवारवाद के थ्रू हुआ। तो यह स्थिति है। तो अब ये जनता को सोचना है कि असली एक होता है परिवार जो देश के लिए समर्पित होता है, देश के लिए जीवन दे देता है, वो गांधी नेहरू परिवार है। और दूसरी तरफ एक है परिवार कि भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाता है नितिन नवीन, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया जाता है, जो परिवारवाद के थ्रू आके गद्दी पे आया, गोरखनाथ की गद्दी पे कब्जा कर बैठा और ये करके बैठा और ये बैठा। और आप इसी तरीके से देख लीजिए, कहीं भी आप अपने ही यहां देख लीजिए, राज्य में आपके यहां डिप्टी सीएम परिवारवाद से नहीं आया है। आप किसकी बात करेंगे? मैं तो नितिन नवीन के बाप मेरे दोस्त थे, उन दिनों मैं पटना में ही हुआ करता था, तो मैं जानता हूं उनको पूरे, तब आके पांव छूता था। तो वो दौर ठीक है, वक्त है, मैं उस पर किसी के कमेंट नहीं करता हूं। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि ये हर चीज का रेप कर रहे हैं। और रेपिस्ट को, जो वास्तव में रेपिस्ट हैं लड़कियों के, उनको संरक्षण किसका होता है? भाजपा का, नरेंद्र मोदी का। वाराणसी में इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं रेप की हो गई, उनको कौन संरक्षण दे रहा है? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी ही वहां के सांसद है, कोई और नहीं है जी। और अजय सिंह बिष्ट उर्फ आदित्यनाथ ही उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री है। तो आप बताएं, दोनों जवाब दें। वहां डबल ट्रिपल 4 जो भी इंजन का, ये सब इन्हीं के हैं। तो यह सत्य है। जी जी, सही बात है। आप अब जनता को जागना होगा। हम तो जनता को जगाने और जनता तक सही बातें पहुंचाने के लिए कोशिश तो कर ही रहे हैं, मगर फिर भी जनता मेरे ख्याल से ट्रांस में है। मोदी चालीसा उसका जीवन मंत्र बना हुआ है। तो अब तो मेरे ख्याल से उस पर हमें तरस आता है। आज आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर मिलेंगे नए एपिसोड में नए विषय के साथ। नमस्कार।